नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 26 अगस्त 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों द हिंदू के। सबसे पहले अच्छा आर्टिकल है बिफोर लेजिस्लेशन बिकम्स लिटिगेशन। बहुत बढ़िया आर्टिकल है, बेसिक्स के साथ और बैकग्राउंड के साथ इसे डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल इंडिया की डेमोक्रेसी में डिबेट का स्कोप। और तीसरा आर्टिकल बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के देशों के बीच में दोस्ती बढ़ रही है, इंडिया के लिए क्या कंसर्न्स हैं, ये भी पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बिफोर लेजिस्लेशन बिकम लिटिगेशन इस इशू से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले ना थोड़े बेसिक्स मैं कवर कर देता हूँ। देखो, वर्ल्ड में ना 2 तरह के सिस्टम होते हैं। एक जहाँ पे ना पार्लियामेंट की सोवरेनिटी होती है, मतलब पार्लियामेंट सोवरेनिटी। जैसे देखो ब्रिटेन में है, वहाँ ना पार्लियामेंट सबसे ऊपर है। पार्लियामेंट ने जो बोल दिया वही कानून है और कोई कोर्ट उस कानून को फिर चैलेंज नहीं कर सकता। वहाँ पे पार्लियामेंट सोवरेन है, यानी जो पार्लियामेंट है सबसे ऊपर है, पार्लियामेंट सर्वोच्च है। फिर देखो दूसरे तरह का सिस्टम होता है कॉन्स्टिट्यूशन सुपरमेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी, जैसे इंडिया में है। यहां पे क्या है, इंडिया में भी है, यूएस में भी है। यहां पे संविधान सबसे ऊपर है। पार्लियामेंट देखो पावरफुल तो है, बट संविधान से ऊपर नहीं है। पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हो। अब ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने इस बार के जीएस पेपर 2 में भी पूछा था कि संविधान को अमेंड करने के सामने कौन कौन से प्रोसीजरल हर्डल्स हैं, कौन कौन से सब्सटेंटिव हर्डल्स हैं। ये क्वेश्चन इस बार के मेंस में पूछा है ना यूपीएससी ने। देखो, हमारे संविधान मेकर्स ने क्लियरली ये बोला था, पार्लियामेंट कानून बनाए बट विद इन लिमिट्स। और वो लिमिट्स क्या है? वो लिमिट है हमारा संविधान एंड संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर। अच्छा, लेकिन एक बात बताऊं, ये कैसे पता लगेगा कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है? तो ये चेक किया जाएगा जुडिशरी के द्वारा। और जुडिशरी की इसी पावर को हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ये कंसेप्ट देखो हमने कहां से लिया, ये कंसेप्ट हमने लिया है यूएसए से। हमारे संविधान का आर्टिकल 13, 32, आर्टिकल 226, ये सारे जो आर्टिकल्स हैं ना, ये पावर देते हैं जुडिशरी को, ताकि जुडिशरी जो है पार्लियामेंट के बनाए कानूनों को रिव्यू कर सके। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक बार बोला था कि आर्टिकल 32 जो है वो संविधान का हार्ट एंड सोल है। सीधा सुप्रीम कोर्ट को जा सकता है जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। लेकिन देखो, हमारे ना संविधान निर्माताओं का एक और इंटेंशन था। वो इंटेंशन ये था कि जुडिशियल रिव्यू एक एक्सेप्शन होना चाहिए। ये एक ब्रह्मास्त्र है, इसे रोज रोज यूज नहीं किया जा सकता, इसे रेयर सिचुएशंस में यूज किया जाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम जानते हो क्या है? प्रॉब्लम ये है, आर्टिकल में ये बोला जाता है कि आज के समय में जो संविधान निर्माताओं ने सोचा था ना कि जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो रेयर होनी चाहिए, वो बिल्कुल कॉमन नॉर्म बन गया है। पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाती है वो जुडिशरी के पास में पहुंच जाता है। तो कहने को ये स्पेशल पावर थी जुडिशरी की कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाए हैं उनको रिव्यू करना, बट ये स्पेशल पावर आजकल बहुत कॉमन हो गई है। सारे ही कानून जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोर्ट में पहुंच जाते हैं, उनको चैलेंज कर दिया जाता है। आगे आगे मैं एग्जांपल भी डिस्कस करूंगा। लेकिन देखो, ऐसा हो रहा है ना, इससे इशू क्या आ रहे हैं? सबसे पहला इशू तो ये आ रहा है कि जो कोर्ट है ना, कोर्ट एक पैरेलल लेजिस्लेचर का काम कर रही हैं। पैरेलल लेजिस्लेचर का काम कर रही हैं कोर्ट्स। वैसे देखो, सेपरेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट है यहाँ पे। जुडिशरी का काम सिर्फ जुडिशियल एडजुडिकेशन है, पार्लियामेंट का काम कानून बनाना है। लेकिन जब देखो किसी पार्लियामेंट के बनाए कानून को कोर्ट में चैलेंज किया जाता है ना, कोर्ट फिर अपना वर्डिक्ट देता है उस पे, उस कानून में कुछ ना कुछ फेरबदल कर देता है कोर्ट। तो ये तो एक प्रकार से पैरेलल लेजिस्लेचर
की तरह काम करने वाली बात हो गई ना, एक पैरेलल बॉडी बन गई है कोर्ट। एक बड़ा रीजन क्या है इस चीज का? बड़ा रीजन ये है कि पार्लियामेंट अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। अगर देखो पार्लियामेंट अच्छे कानून बनाए तो फिर इसे उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, लेकिन दिक्कत यह है पार्लियामेंट अच्छे कानून बना ही नहीं रही है, इसलिए उसको बार बार कोर्ट में चैलेंज करना पड़ता है। समझ गए? तो यहां पे राइटर एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं कि कानून बनाने में ना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिसीजन यानी सावधानी नहीं दिखती है। तो ये टर्म बढ़िया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिसीजन। कानून ऐसे बनाने चाहिए पार्लियामेंट को कि वो संविधान के अगेंस्ट हो ही ना। हाँ, संविधान को अमेंड करना है तो उसके लिए कई बार चलो अमेंडमेंट होती है, वो चीज अलग है, लेकिन नॉर्मल कानून बनाया है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट है, तो फिर देखो उसे तो कोर्ट में चैलेंज किया ही जाएगा ना। तो पार्लियामेंट बनाती है घटिया कानून। अब राइटर एक एग्जाम्पल भी देते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे देखो अभी हाल ही में ना एक एक्ट बनाया था पार्लियामेंट ने, आपको याद होगा, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बनाया था ना। अब देखो इसे ना इवन पार्लियामेंट के ही कुछ एमपीज ने इसको चैलेंज कर दिया कोर्ट में। सोच के देखो, जिन एमपीज ने पार्लियामेंट में कानून बनाया उन्हीं में से कुछ एमपीज ने इस एक्ट को चैलेंज कर दिया कोर्ट में। तो ये तो पार्लियामेंट्री प्रोसेस पे ही सवाल उठाता है ना। ये दिखाता है कि अपने ही बनाए गए कानून पे भरोसा नहीं है। चलो वो बात अलग है, आप बोलोगे सर विपक्ष के एमपीज ने चैलेंज किया है, कानून तो सरकार के पास मेजोरिटी है इसलिए बन गया, लेकिन फिर भी देखो पार्लियामेंट का काम ही है ना कि डिबेट वगैरह से कानून बने। अब एक और चीज आपको बताता हूं, 2022 में ना 2022 में लॉ मिनिस्टर ने ना राज्यसभा में ये बताया था, अभी ना 35 सेंट्रल एक्ट से संबंधित जो केसेस है ना वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो बात यहां पे एक दो एक्ट की नहीं है, 35 सेंट्रल एक्ट्स जो हैं उनको चैलेंज किया गया है कोर्ट में। तो रूट काज क्या है इस पूरी प्रॉब्लम का? रूट काज देखो, जैसा मैंने आपको पहले बताया, तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटिनी। कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटिनी मतलब कानून सच में संविधान को वायलेट कर रहा है इसलिए उसे कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है। पहला केस तो ये हो सकता है। दूसरा है पॉलिटिकल थिएटर, मतलब इसलिए कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है ताकि जो विपक्ष के एमपी हैं अपनी राजनीति कर सकें, सरकार को कोर्ट में घसीटा जा सके, बेइज्जती की जा सके। तो दूसरा रीजन ये हो सकता है। लेकिन तीसरा रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्लड ड्राफ्टिंग। मतलब जो कानून बना है उसको घटिया ढंग से ड्राफ्ट किया गया है। घटिया ढंग से ड्राफ्ट करने का मतलब यह है कि उसमें वेग डेफिनेशंस हैं, वर्ड्स का क्लियर मतलब नहीं होता। जैसे सिडिशन की डेफिनेशन हमेशा डिबेट में रहती है, तो कानून इतना घटिया ड्राफ्ट किया जाता है उसमें कुछ डेफिनेशंस वेग छोड़ दी जाती हैं। फिर है इनकोहेरेंट क्लॉजेज। इनकोहेरेंट क्लॉजेज मतलब एक ही कानून के दो सेक्शंस अलग अलग बात बोलते हों। सेक्शन 4 है और सेक्शन 5 है, दोनों की बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हों तो भी उसे फिर कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है। नेक्स्ट, बैड क्रॉस रेफरेंसेस। बैड क्रॉस रेफरेंसेस मतलब कई बार एक्ट में ऐसी चीजें दी होती है ना कि सेक्शन 3 में कोई बात बोल दी और ये बोल दिया कि इसके लिए ना आप रेफर कीजिए सेक्शन 10 को, लेकिन सेक्शन 10 है ही नहीं, तो फिर ये खराब क्रॉस रेफरेंस हो गए ना। सेक्शन 3 में ये बोल दिया गया कि इसके लिए आप रेफर कीजिए सेक्शन 10 को, सेक्शन 10 है ही नहीं बिल में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यहां पे नो हार्मोनाइजेशन। हार्मोनाइजेशन की कमी। इसका क्या मतलब है? नया कानून बना दिया बट ये नहीं देखा गया कि ये पुराने कानून पर क्या असर डालेगा। तो कई बार कानून जो है ना बाकी कानूनों के ऊपर बैड इंपैक्ट डालते हैं। और सबसे लास्ट जो है ना वो है कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्राडिक्शन। लास्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब कई बार ऐसे कानून बना दिए जाते हैं कि वो संविधान के कुछ प्रोविजंस को वायलेट कर देते हैं, जैसे सीधा सीधा फंडामेंटल राइट को वायलेट कर दिया। फिर देखो ऐसी सिचुएशन होने में तो कानून को चैलेंज किया ही जाएगा, छोड़ा थोड़ी ना जाएगा, फिर तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ही जाएगा। आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको खुद हंसी आएगी कि अरे ऐसा भी होता है।
सरकार ने 2019 में एक एक्ट बनाया, द ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2019। ये एक्ट सरकार ने बनाया था। अब इस एक्ट में ना सेक्शन 18D है। सेक्शन 18D ये बोलता है अगर किसी ट्रांसजेंडर पर्सन का सेक्सुअल अब्यूज होता है तो मैक्सिमम 2 साल की सजा हो सकती है। आप बोलोगे 2 साल की सजा हो सकती है, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर देखो हमारे देश में वुमन का सेक्सुअल अब्यूज होता है तो सख्त सजा का प्रावधान है, 7 साल से लेकर लाइफ इंप्रिजनमेंट का प्रावधान है, जबकि ट्रांसजेंडर का सेक्सुअल अब्यूज होने पे सिर्फ 2 साल की सजा। तो देखो आपको ही सुनने में अजीब लगा होगा, तो इतना घटिया कानून बनाया। भारतीय न्याय संहिता 2023 में लिखा हुआ है कि वुमेन का सेक्सुअल अब्यूज होता है तो कम से कम 7 साल और मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की सजा हो सकती है। लेकिन ट्रांसजेंडर में 2 साल की सजा का प्रावधान करना यह सीधा सीधा आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन है। तो ये चैलेंज होना ही था, कोर्ट में चैलेंज किया गया। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि जो एमपी लोग थे जब ये कानून बनाया गया, पास हुआ, क्या एमपी लोग ध्यान नहीं दे रहे थे क्या इस चीज पे? मतलब यूपीएससी एस्पायरेंट इस चीज को समझ जाते हैं ये तो राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन है, उन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया? तो राइटर बोलते हैं देखो ध्यान क्यों नहीं देते एमपी लोग। सबसे पहली चीज, आइडियली कोई कानून कैसे बनता है? आइडियली तो देखो ऐसे बनता है ना, सबसे पहले जिस भी मिनिस्ट्री को कानून बनाना है वो मिनिस्ट्री एक पॉलिसी प्रपोजल बनाती है कि हम ये कानून बनाना चाहते हैं। फिर सभी स्टेक होल्डर से कंसल्ट किया जाता है कि आप भी अपनी अपनी राय दे दो। जैसे फार्मर बिल पे फार्मर से कंसल्ट हुआ फॉर एग्जांपल। फिर लॉ मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिलता है कि अच्छा तुम ये बनाने जा रहे हो, हम अप्रूवल देते हैं। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में ना जो कैबिनेट है उस लॉ को, उस बिल को कंसिडर करती है कि अच्छा ये बिल लाना है, ले आएंगे। फिर वो बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है। फिर देखो बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो गया तो फर्स्ट रीडिंग होती है, सीधा पास नहीं होता, फर्स्ट रीडिंग होती है। फिर बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में भेजा जाता है। पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में भेजा जाता है तो उसकी डिटेल्ड स्क्रूटिनी होती है, इसे बोलते हैं सेकंड रीडिंग। कमेटी से वापस आ गया, फिर पार्लियामेंट में ना क्लास बाय क्लास वोटिंग होती है, हर एक क्लास पे वोटिंग होती है, यह है थर्ड रीडिंग। अब आइडियली तो देखो ये सब होता है, लेकिन दिक्कत जानते हो क्या है? प्रैक्टिस में ना बिल जो है वो बिना नोटिस के इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, नोटिस नहीं दिया जाता। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कमेटीज को भेजना, सेकंड रीडिंग, उस प्रोसेस को बाईपास कर दिया जाता है। एक डेटा के अनुसार 16th लोकसभा में ना, 16th लोकसभा थी 2014 से लेकर 19 के बीच में, सिर्फ 25% जो बिल थे ना वो पार्लियामेंट की कमेटीज के पास में भेजे गए। और अगली जो लोकसभा थी 17th जो 19 से 24 के बीच में थी, इसमें तो सिर्फ 13% जो बिल थे वो पार्लियामेंट की कमेटीज के पास में भेजे गए। यानी डिबेट्स भी होती है ना किसी बिल पे तो वो जल्दी जल्दी खत्म कर दी जाती है, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे संविधान का देखो एक क्रिटिसिज्म होता है। क्रिटिसिज्म ये होता है कि संविधान की जो लैंग्वेज है ना वो बहुत ज़्यादा टफ है, वकीलों वाली लैंग्वेज है, क्योंकि संविधान सभा में बहुत सारे लोग वकील थे। और उसी प्रकार से देखो अभी जो कानून बनते हैं ना वो आम आदमी के हिसाब से नहीं बनते कि आम आदमी भी उन कानूनों को आसानी से समझ सके। कानून ऐसे बनने चाहिए कि एक सिंपल एमपी जिसकी एक्सपर्टीज नहीं है उस एरिया में, वो भी उस कानून को सिंपल ढंग से समझ के, तभी तो एमपीज डिबेट करेंगे ना उस कानून के प्रोविजंस पे। होता क्या है अभी एमपीज को कानून समझ में नहीं आता, जो पार्टी लाइन होती है वो उसी को फॉलो करते हैं और उसी हिसाब से वोट देते हैं, समझे? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन राइटर काफ़ी इनोवेटिव देते हैं, मतलब उतना इनोवेटिव भी नहीं है। इस बार यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन भी पूछा था। हमारे देखो पार्लियामेंट को ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी की आवश्यकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी जो कानून बनाने से पहले ही गाइड कर दे ताकि बाद में कानून के ऊपर लिटिगेशन आए ना। समझ गए? अभी आप घटिया कानून बना रहे हो, बाद में उसको चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, क्यों ना आप एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी रखो जो हर एक कानून को पास होने से पहले ही कमियां बता दे और उसमें ठीक कर लिया जाए। हमारे पास सॉरी, हमारे पास देखो ऐसा पर्सन है आर्टिकल 76 में। कौन है आर्टिकल 76 में? एजी।
अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 76 क्या कहता है? आर्टिकल 76 कहता है कि जो एजी हैं अटॉर्नी जनरल, वो गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं। और इसके बाद आर्टिकल 88 जो है ना, आर्टिकल 88 स्पेशल पावर देता है एजी को कि वो ना पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की प्रोसीडिंग में ना हिस्सा ले सकते हैं। वो बोल भी सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वोट नहीं कर सकते। अब देखो यही तो क्वेश्चन इस बार ने यूपीएससी ने जीएस पेपर 2 में पूछा था, यही पूछा था एजी की क्या पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लिमिटेशंस हैं, वो सारी चीज़ें पूछी थी यूपीएससी ने इस बार के मेंस में। तो आर्टिकल कहता है, देखो ये जो पावर है ना आर्टिकल 88 में एजी की, इस पावर को ना प्रैक्टिकली रेयरली इन्वोक किया जाता है। मतलब एजी आते ही नहीं पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लेने के लिए। तो मतलब कहने का ये है आर्टिकल में एजी की जो पावर है ना बहुत बढ़िया है, इसे यूज नहीं किया जाता। तो एजी को ना पार्लियामेंट में एक प्रीएम्प्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यूअर की तरह यूज करो। प्रीएम्प्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यूअर, इसकी तरह यूज करो। मतलब जब बिल पर डिबेट हो रही हो ना तो वहां पे एजी मौजूद रहे। अब इसके देखो दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा, एजी जो है वो जल्दी प्रॉब्लम्स को स्पॉट कर लेंगे कि अच्छा ये कमी है, ये तो इसे तो ठीक करो, नहीं तो ये सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया जाएगा। समझ गए? मतलब एजी पहले से बता देंगे कि भैया आपके सेक्शन 5 और सेक्शन 14 में कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक करो इसे। दूसरा होगा नॉन पार्टीशन काउंसिल फॉर एमपीज। नॉन पार्टीशन काउंसिल फॉर एमपीज, इसका क्या मतलब है? एमपीज को ना एक गैर राजनीतिक एक्सपर्ट की सलाह मिलेगी, पार्टी लाइन से हटके कानून के मेरिट्स पे वो वोट कर सकेंगे। तो ये फायदा होगा। अल्टीमेटली देखो इस आर्टिकल का कोर मैसेज यही है कि प्रॉब्लम कानून बनाने के बाद नहीं है, कानून बनाने के दौरान है। प्रॉब्लम प्रोसेस में है, आउटकम में नहीं है। तो सॉल्यूशन जो अभी दिया गया है ना एजी का, सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। संविधान में प्रोविजन है एजी की पावर्स का, लेकिन उसे यूज नहीं किया गया है। तो एजी को ना प्रिवेंटिव कॉन्स्टिट्यूशनल केयर की तरह यूज करो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, डिबेट एंड इंडियन डेमोक्रेसी। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल की शुरुआत ना हमारे होम मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट से होती है। उन्होंने देखो ये बोला कि डेमोक्रेसी में ना डिबेट होना जरूरी है। अब देखो इनकी जो ये बात है ना वैसे 100% सही है, इसमें कोई डिबेट नहीं हो सकता। क्योंकि डिबेट जो है ना, डिबेट देखो डेमोक्रेसी की सोल है, डेमोक्रेसी की आत्मा है डिबेट। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक बार ये बोला था, डेमोक्रेसी देखो सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, डेमोक्रेसी एक वे ऑफ लाइफ है, जीने का तरीका है जिसमें डिबेट, डिस्कशन ये सब होता है। लेकिन आज की रियलिटी क्या है? आज की रियलिटी देखो, एक तरफ गवर्नमेंट और दूसरी तरफ अपोजिशन, दोनों के बीच में आज के समय में कितनी ज्यादा कड़वाहट है। मतलब पार्लियामेंट देखो एक थिएटर बन गया है, यहां पर बस एक दूसरे पे इल्जाम लगाए जाते हैं और बहुत ज्यादा कड़वाहट है दोनों के बीच में। एब्यूसिव स्पीच का यूज होता है, गाली गलौज होता है। कंस्ट्रक्टिव डिबेट की जगह ना डिस्ट्रक्टिव आर्गुमेंट्स का यूज होता है। सामने वाले की छवि खराब करनी है बस किसी भी कीमत पे। ये सिचुएशन आ गई है। अब देखो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आर्टिकल में ना एक रीसेंट एग्जांपल दिया जाता है, जैसे अब अपोजिशन ना हाल ही में बिहार के जो सर प्रोसेस है ना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इस पे डिबेट मांग रहा था, बट डिबेट नहीं हुई और पार्लियामेंट को एडजर्न कर दिया गया। अब ज्यादातर बिल्स देखो होता क्या है, बिना डिबेट के पास हो जाते हैं, जैसा हमने पिछले आर्टिकल में भी डिस्कस किया। सोचो देश के लिए कानून बन रहा है लेकिन चर्चा नहीं हो रही है, बिना चर्चा के कानून पास कर दिया जाता है। PRS जो संस्था है ना, उसका लेजिस्लेटिव रिसर्च ये बोलता है लास्ट सेशन में ना सिर्फ 32 दिन का काम था, लेकिन काम हुआ कितने दिन? सिर्फ 21 दिन। लोकसभा सिर्फ
29% टाइम चली, राज्यसभा सिर्फ 34% टाइम चली, और ये 18वीं लोकसभा का सबसे कम फंक्शनिंग वाला सेशन था। सोच के देखो, 2/3 टाइम यानी जो 66% टाइम है वो सिर्फ डिसरप्शन में बर्बाद हो जाता है, पार्लियामेंट को डिसरप्ट कर दिया जाता है। जब देखो पार्लियामेंट बार बार डिसरप्ट होती है ना, इसका नुकसान जानते हो क्या होता है? इसका नुकसान सबसे बड़ा ये होता है, जो एग्जीक्यूटिव हैं यानी जो सरकार है ना, इनकी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर होता है, क्वेश्चन आवर में सरकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सरकार जवाब देती है। बट देखो डेटा ये कहता है लोकसभा में ना सिर्फ 8% जो स्टार्ड क्वेश्चन है ना उनके जवाब दिए गए। तो सरकार जवाब ही नहीं देगी तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी खत्म होगी। और राज्यसभा में तो ये आंकड़ा और भी खराब है, सिर्फ 5% स्टार्ड क्वेश्चंस के आंसर दिए गए राज्यसभा में। 12 दिन राज्यसभा में और 7 दिन लोकसभा में एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्वेश्चन आवर जो सबसे बढ़िया टूल है सरकार की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने का, सरकार से जवाब मांगने का, ये जो टूल है अब इनइफेक्टिव हो गया है। क्या हो गया है? इनइफेक्टिव हो गया है। रीजन जानते हो इसका क्या है? रीजन ये बताया जाता है आर्टिकल में कि आज के समय में ना बहुत ज़्यादा पावर कॉन्सेंट्रेट हो गई है चीफ एग्जीक्यूटिव के पास में। चीफ एग्जीक्यूटिव जैसे पीएम है, सीएम है, इनके पास में ना बहुत ज़्यादा पावर कॉन्सेंट्रेट हो गई है। और एक फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं क्रिस्टोफ जेफरलट, तो इन्होंने बोला था ये है प्रेसिडेंशियलाइजेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्या है? प्रेसिडेंशियलाइजेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मतलब वैसे देखो पार्लियामेंट की पोजीशन अलग होती है हमारे देश के पार्लियामेंट्री सिस्टम में, लेकिन पोजीशन प्रैक्टिकली देखे तो बन गई है प्रेसिडेंट जैसी, कि सारी पावर सिर्फ उन्हीं के पास में। अब इससे होता क्या है, जब सारी पावर एक ही पर्सन के पास में आ जाती है ना, तो फिर लेजिस्लेचर ना कमजोर हो जाता है। जैसे लोकसभा है, स्टेट असेंबली है, फिर ये कमजोर हो जाते हैं और वो सिर्फ एक रबर स्टैंप की तरह काम करने लगते हैं। ये नुकसान होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे राइटर ये बोलते हैं, आप एग्जाम्पल देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ पार्लियामेंट की नहीं है, स्टेट्स में भी हालत और भी ज़्यादा खराब है। पीआरएस की लेजिस्लेटिव रिसर्च ये कहती है, 2024 की रिपोर्ट है, स्टेट असेंबली साल में एवरेज देखो सिर्फ 20 दिन चली, सिर्फ 20 दिन स्टेट असेंबली चली साल में, और 2017 में एवरेज 28 दिनों की थी। बड़े स्टेट्स जैसे यूपी और एमपी में सिर्फ 16 दिन स्टेट असेंबली चली। दूसरी तरफ केरला और उड़ीसा में थोड़ा अच्छा काम किया, केरला और उड़ीसा में 42 दिन स्टेट असेंबली चली। आधे से ज़्यादा बिल्स तो उसी दिन पास हो गए जिस दिन इंट्रोड्यूस हुए थे। क्या ही चर्चा हुई, जिस दिन बिल इंट्रोड्यूस हुए उसी दिन पास कर दिए गए। नो डिबेट, नो डिस्कशन। तो इससे होता क्या है? इससे देखो ये होता है हमारी जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है ना, वो देखो कमजोर हो रहे हैं। डेमोक्रेटिक में हर एक इंस्टीट्यूशन की वैल्यू है, पार्लियामेंट की तो सबसे बड़ी वैल्यू है, लोकतंत्र का मंदिर है। जैसे और एग्जांपल दिया जाता है, डेप्टी स्पीकर का पोस्ट है, पिछली लोकसभा में इसे फिल ही नहीं किया गया। इवन देखो अभी तक इस लोकसभा में डिप्टी स्पीकर की अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, जबकि संविधान का आर्टिकल 93 ये कहता है जल्द से जल्द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट को फिल किया जाना है। पहले देखो कन्वेंशन ये थी कि डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट थी ना वो ओपोजिशन को दे दी जाती थी, ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो ओपोजिशन और सरकार के बीच में, और ओपोजिशन को भी अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिले। बट सरकार ने क्या किया? सरकार ने सोचा कि यार विपक्ष को देनी पड़ेगी कन्वेंशन के अनुसार, इससे अच्छा हम अपॉइंट ही नहीं करते हैं। तो गलत चीज़ है। इवन देखो पार्लियामेंट्री कमेटीज पहले के अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा इनइफेक्टिव हो गई हैं। मिनी पार्लियामेंट बोला जाता है पार्लियामेंट्री कमेटीज को। यहाँ पे बिल पे डिटेल डिस्कशन होता है, यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स नहीं चलती। लेकिन अब इन कमेटीज में भी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चलने लगी है। पहले कमेटीज के बारे में बोला जाता था कि कम से कम बंद कमरों में मीटिंग होती है, तो यहाँ पे पार्टी लाइन पे एमपी डिवाइडेड नहीं होते, लेकिन अब कमेटीज भी पॉलिटिसाइज हो गई हैं। तो वे फॉरवर्ड में राइटर देखो ये बोलते हैं कि ये अच्छी बात है कि होम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि डिबेट होनी चाहिए, लेकिन देखो सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, वर्ड्स मस्ट बी फॉलोड बाय एक्शन।
समझ गए? सरकार को इस बात को एक्शन में बदलना होगा। सरकार को ना अपोजिशन के साथ बैठकर बात करनी होगी, उन्हें विश्वास में लेना होगा। जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने एक बार बात बोली थी, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। ये देश देखो तभी मजबूत होगा जब आपसी संवाद होगा। आर्टिकल में एक कॉन्क्रीट सजेशन दिया जाता है, मजबूत सजेशन। एक नई शुरुआत हो सकती है लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पोस्ट अपोजिशन को देके, और ये आपसी सहमति से होना चाहिए। ये एक सिंबल होगा, एक संदेश दिया जाएगा सरकार की तरफ से कि हम डिबेट और डिस्कशन को वैल्यू देते हैं। ये डेमोक्रेसी में देखो विश्वास यानी ट्रस्ट बढ़ाने वाला सिंबल होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच दोस्ती से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। खबर क्या है, कंटेक्स्ट देखो ये है, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है ना इशक दार, वो अभी ना ढाका की यात्रा पर गए हुए थे। ये विजिट देखो इसलिए खास थी क्योंकि 13 सालों में पहली बार ऐसा था कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश की यात्रा पर पहुंचा, और यहां पे जाके इन्होंने ना बांग्लादेश के जो इंटरिम गवर्नमेंट के एडवाइजर है ना, ये मोहम्मद यूनुस, इनसे मुलाकात की। अब देखो थोड़ा सा ना बैकग्राउंड आपको बताता हूं। बैकग्राउंड वैसे तो आपको पता ही है। आज का जो बांग्लादेश है ना, ये किसी समय में ना ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में आज के बांग्लादेश में यानी उस समय के ईस्ट पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा असंतोष पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि भाषा का फ़र्क था। ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली लैंग्वेज को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती और वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू लैंग्वेज को। तो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को लगता कि हमारी लैंग्वेज को दबाया जा रहा है। इवन इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन भी होता था। इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन जैसे कि ज़्यादा रेवेन्यू कमा के देता ईस्ट पाकिस्तान, लेकिन पैसा खर्च किया जाता वेस्ट पाकिस्तान में। और पॉलिटिकल डोमिनेंस भी हमेशा वेस्ट पाकिस्तान के लोगों की सरकार में से ज़्यादा रहता। तो ईस्ट पाकिस्तान में यानी आज के बांग्लादेश में ना असंतोष पैदा हो गया कि भैया हमें आज़ादी चाहिए। तो शेख मुजीबुर रहमान काफ़ी पॉपुलर लीडर थे, शेख हसीना के फादर। उन्होंने पूरा आज़ादी की कोशिश की, इलेक्शन जीते तो भी उनको पावर नहीं दी गई। जवाब में बल्कि पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च कर दिया। अब ऑपरेशन सर्चलाइट में ना आज के बांग्लादेश में यानी उस समय के ईस्ट पाकिस्तान में जिनोसाइड हुआ, लाखों बंगाली लोगों को मारा गया, इज्जत लूटी गई। एक फेमस बुक है, बुक का नाम है द ब्लड टेलीग्राम। क्या नाम है बुक का? द ब्लड टेलीग्राम। अब इस बुक में गैरी जे बास ये लिखते हैं कि कैसे अमेरिका ने ना, यूएसए ने इस जिनोसाइड को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि उस समय पाकिस्तान यूएसए का ना एलाय हुआ करता था। लेकिन इंडिया ने इंटरवीन किया। इंडिया ने उस समय के ईस्ट पाकिस्तान की जो फ्रीडम के लिए लड़ने वाला ग्रुप था, मुक्ति बाहिनी, उसको इंडिया ने सपोर्ट किया और वहाँ के जो लड़ाके थे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की, हथियार दिए। तो ये बैकग्राउंड है पूरा। मतलब हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में एक बढ़िया रोल प्ले किया। अब हुआ क्या, जब देखो शेख हसीना की सरकार थी ना बांग्लादेश में 2009 से लेके 2023 के बीच में, ये जो पीरियड था ना 2009 से लेके 2023 के बीच में, ये इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के लिए ना गोल्डन पीरियड था। हमारे रिश्ते बहुत बढ़िया थे इस दौरान। और क्योंकि वो मुजीबुर रहमान की बेटी थी शेख हसीना, और मुजीबुर रहमान के इंडिया के साथ रिश्ते हमेशा से बढ़िया थे। शेख हसीना ने ना एक देखो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बनवाया। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, काम क्या था इस ट्रिब्यूनल का? ये जो ट्रिब्यूनल था ना उन लोगों को सजा देता था जिन्होंने देखो 1971 में ना, जब बांग्लादेश के लिबरेशन के लिए लड़ाई चल रही थी, तो उस दौरान जिन लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया था ना, तो उन लोगों को सजा देने के लिए ये ट्रिब्यूनल बनाया गया। तो ऐसे लोगों को या तो रजाकार बोलते हैं, रजाकार, या फिर कोलैबोरेटर। क्योंकि जब बांग्लादेश में जिनोसाइड हो रहा था तो
ऐसे लोगों ने उस समय पाकिस्तान का साथ दिया। 2015 में देखो आलम यह था पाकिस्तान बांग्लादेश के रिलेशन का कि बांग्लादेश ने ना एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट को निकाल दिया था क्योंकि उसके ऊपर टेरर लिंक्स के आरोप थे। दोनों देशों ने एक दूसरे से हाई कमिश्नर को भी वापस बुला लिया। तो शेख हसीना के समय बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब थे। लेकिन देखो अब सिचुएशन बदल गई है, अब आ गया था, मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच में जो बर्फ जमी हुई थी वो अब पिघल रही है। क्यों? इसके रीज़न ये है, एक तो देखो बांग्लादेश में अब हो गया चेंज ऑफ गार्ड। पहले शेख हसीना की सरकार थी, अभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए शेख हसीना के अगेंस्ट, तो मोहम्मद यूनिस की इंटरिम गवर्नमेंट है। तो ये जो नई सरकार है वो क्लीन स्लेट के हिसाब से काम करना चाहती है, फिर से रिश्ते इस्टेब्लिश करना चाहती है। दूसरा है चाइना फैक्टर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में रिश्तों को इंप्रूव करवाने में चाइना का भी रोल है। चाइना ने देखो दोनों के बीच में ना, चाइना का एक शहर है कुनमिंग शहर में ना पाकिस्तान और बांग्लादेश के लीडर की आपस में मीटिंग करवाई थी चाइना ने। आप बोलोगे चाइना का क्या इंटरेस्ट है? देखो चाइना को एक चीज़ पता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव का पार्ट हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट हैं दोनों देश। अगर दोनों देशों के बीच में रिश्ते अच्छे रहेंगे तो रीजन स्टेबल रहेगा, हमारा ही फायदा है। इसलिए चाइना ने इन दोनों देशों के बीच में दोस्ती करवाने के लिए मीटिंग बुलाई। और एक रीज़न ये भी, दोनों देशों की रिश्ते अभी इंडिया के साथ अच्छे नहीं हैं, तो चाइना को चाहता था कि इन दोनों को मैं यूज़ करूंगा इंडिया के अगेंस्ट। और तीसरा है रीज़न, दोनों देशों के बीच में रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, इंडिया का एलियनेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जब तक शेख हसीना थी ना, जैसे मैंने बताया इंडिया बांग्लादेश के रिश्ते गोल्डन पीरियड में थे। लेकिन यूनुस अभी जो चीफ एडवाइजर हैं इंटरिम गवर्नमेंट के, ये इंडिया के प्रति ज़्यादा बहुत बढ़िया पॉजिटिव माइंडसेट रखते नहीं हैं। और अभी तक इसी वजह से हमने ना हाई लेवल एंगेजमेंट किया भी नहीं है बांग्लादेश के साथ में। तो इंडिया ने जो जगह छोड़ी है ना बांग्लादेश में, उस खाली जगह को पाकिस्तान बहुत तेजी से भरना चाहता है। तो मीटिंग का आउटकम क्या निकला? इन दोनों देशों के बीच में मीटिंग हुई, मतलब लीडर्स में बीच में मीटिंग हुई। मीटिंग में देखो यही सारी चीज़ें निकल के आई, जैसे डिप्लोमेट्स के लिए वीज़ा प्रोसेस करना अब आसान होगा। पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स बांग्लादेश में और बांग्लादेश के पाकिस्तान में आसानी से आ सकेंगे। डायरेक्ट फ्लाइट इस्टेब्लिश की जाएंगी दोनों देशों के बीच में। स्कॉलरशिप दी जाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेशी सरकार दोनों एक दूसरे के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देगी। ट्रेड को इंक्रीज करने पे जोर दिया जाएगा। अभी ट्रेड जो है $1 बिलियन से भी कम है, तो इसे इंक्रीज करने पे फोकस किया जाएगा। जिन मुद्दों पे सहमति नहीं बनी बांग्लादेश और पाकिस्तान लीडर्स के बीच में, वो मुद्दे किस प्रकार से हैं? जैसे सबसे पहले देखो फॉर्मल एपोलॉजी। बांग्लादेश ये चाहता है कि ना पाकिस्तान 1971 के जिनोसाइड के लिए हमसे माफ़ी मांगे। ये बांग्लादेश के लिए ना बहुत सेंसिटिव इशू है, लेकिन पाकिस्तान आज तक इसे जिनोसाइड मानता ही नहीं है। दूसरा, इस मुद्दे पर सहमति नहीं बनी। दूसरा है फाइनेंशियल रेपरेशंस, मतलब जो 1971 में हुआ ना, उसके लिए आज भी बांग्लादेश पाकिस्तान से ना फाइनेंशियल कंपनसेशन मांगता है, लेकिन पाकिस्तान उसकी भरपाई नहीं करना चाहता। इस पे सहमति नहीं बनी। तीसरा है स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी। देखो हुआ क्या था, पार्टीशन के दौरान ना, जब 1947 में पार्टीशन हुआ था, बहुत सारे लोग इंडिया से, जैसे बिहार से, उड़ीसा से चले गए थे उस समय ईस्ट पाकिस्तान में रहने के लिए। लेकिन अब ये जो लोग थे ना उर्दू बोलते थे, लेकिन 1971 में फिर से अलग हो गए ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश बन गया। तो पार्टीशन के दौरान ये उर्दू बोलने वाले मुस्लिम जो गए थे ना बिहार से, उड़ीसा से ईस्ट पाकिस्तान में रहने के लिए, तो वहीं पर रह रहे हैं। जबकि बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो बंगाली लैंग्वेज को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई। तो बांग्लादेश कहता है कि भैया ये अपने उर्दू बोलने वाले लोगों को आप ले जाओ। इनको वहाँ पे बिहारीज भी बोला जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बिहार से गए थे, मुस्लिम्स थे, उर्दू बोलने वाले थे, बिहार से गए थे। पाकिस्तान कहता कि हम नहीं लेके जाएंगे इनको, बेशक ये उर्दू बोलने वाले मुस्लिम्स हैं, लेकिन हम नहीं लेके जाएंगे। तो इन तीन मुद्दों पे कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडिया के लिए क्या कंसर्न्स हैं। देखियो इंडिया के लिए सबसे पहला कंसर्न ये है पाकिस्तानी इंटरफेरेंस।
देखो रिपोर्ट्स कहती हैं पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स ने ना शेख हसीना के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए थे ना, उनमें इनडायरेक्टली सपोर्ट किया था। जैसे जमाते इस्लामी ग्रुप के जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे ना, वो शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट में थे। जमात एक रेडिकल इस्लामिक पार्टी है और इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो पाकिस्तान का इंटरफेरेंस बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए उसमें इंडिया के लिए बहुत चिंता का कारण है। दूसरा, मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस कॉन्ट्रैक्ट। देखो हमारे दो पड़ोसी देश अगर मिलिट्री डोमेन में, इंटेलिजेंस डोमेन में आपस में कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे से सहयोग करेंगे, तो देखो ये हमारे लिए बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर है, स्ट्रेटेजिक चुनौती है। ये दूसरा कंसर्न है इंडिया के लिए। तीसरा, रिवाइवल ऑफ सार्क। दोनों कोशिश कर रहे हैं कि सार्क को रिवाइव किया जाए और को रिवाइव करके सार्क में इंडिया को अलग थलग किया जाए, आइसोलेट किया जाए। तो ये भी इंडिया के लिए चिंता की बात है। चौथा, फीलिंग साइडलाइंड। देखो इंडिया को ना कटआउट और काफ़ी ब्रूस्ट फील हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो हमने भूमिका निभाई थी 1971 के वार में बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में। वही बांग्लादेश आज पाकिस्तान के साथ दोस्ती इंक्रीज कर रहा है, तो हमें थोड़ा ठगापन महसूस हो रहा है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, सबसे पहली चीज़ इंडिया को ना थोड़ी रियलिस्टिक अप्रोच अपनानी होगी। मतलब बांग्लादेश एक सोवरेन कंट्री है और हम किसी सोवरेन कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट नहीं कर सकते। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ में रिश्ते इंप्रूव करना चाहता है तो हम एक लेवल से ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। दूसरा, हमें देखो पॉलिटिकल एंगेजमेंट इंक्रीज करनी होगी। हमने क्या किया, सारे जो अपने कार्ड्स हैं ना, सारे अपने कार्ड्स शेख हसीना की झोली में डाल दिए। ये गलत था। हमें वहाँ पे अलग अलग जो एक्टर्स हैं ना, जैसे बांग्लादेशी नेशनल पार्टी है, उनके साथ में भी अच्छे रिलेशन रखने चाहिए थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है, हमारी हाई लेवल विजिट नहीं हुई है। सोच के देखो, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश की यात्रा पर चले गए, लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर अभी तक नहीं गए। तो देखो हाई लेवल पे एंगेजमेंट होना जरूरी है। नेक्स्ट, अभी ना इंडिया को नज करना चाहिए बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को कि आप जल्दी से इलेक्शंस करवाओ वहाँ पे और अच्छे ढंग से इलेक्शन करवाओ, क्योंकि चुनी हुई सरकार बांग्लादेश में आएगी तो चुनी हुई सरकार इंडिया उस चुनी हुई सरकार के साथ अच्छे से डील करेगा और ये इंडिया के लिए भी अच्छा होगा कि पड़ोसी देश में डेमोक्रेसी है। तो ये इन सब पॉइंट्स पे इंडिया को काम करना चाहिए। कंक्लूजन में देखो ये बोला जाता है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते इंप्रूव हो रहे हैं और बांग्लादेश धीरे धीरे इंडिया से दूर जा रहा है। ये देखो इंडिया की ना नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का टेस्ट है और काम सिर्फ बोलने से नहीं होगा, हमें ग्राउंड पे ना प्रोएक्टिव होना होगा। अगर हम स्पेस छोड़ेंगे तो जाहिर तौर पे चाइना और पाकिस्तान जैसे देश उस स्पेस को जरूर लेंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। ये क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। जो पहला आर्टिकल हमने डिस्कस किया ना कि पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में चैलेंज होते हैं तो क्या करना चाहिए, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। ये आपको अटेम्प्ट करना है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।